नमस्कार, आप सभी का स्वागत है newstrek.com। मैं हूं आपके साथ शाश्वत मिश्रा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजधानी यूं कहें यूपी के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, जो कि केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी इस वक्त भारत में अंदेशे लगाए जा रहे हैं तरह तरह के कि हाँ, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, इसकी वजह से तीसरी लहर आ सकती है। क्या संभावना है इसकी? देखिए, ओमिक्रॉन इस समय दुनिया में 60 से ऊपर कंट्री और हमारे देश के 28 राज्यों में से 10 राज्यों में फैल चुका है। 65 के करीब केसेस आ चुके हैं, लेकिन अभी ईश्वर की कृपा है कि उत्तर प्रदेश में एक भी केस नहीं आया है। ये बात तो जान लीजिए कि भले ही भारत काफ़ी कुछ और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश फर्स्ट वेव और सेकेंड की वेव के बाद कोविड को कंट्रोल करने में सफल हो गया हो, लेकिन दुनिया अभी भी इससे जूझ रही है। और ये नहीं है कि विकासशील देश जूझ रहे हैं, विकसित देश ज़्यादा जूझ रहे हैं। लेकिन भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने, यहाँ के उनके पॉलिटिकल कमिटमेंट ने, दूरदर्शिता ने और अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट की TTT पॉलिसी के साथ साथ कंटेनमेंट, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि दुनिया जहां महंगे महंगे इलाज कर रही थी, तो उस समय हम लोगों ने आइवरमेक्टिन को यूज किया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जहां हम लोगों ने एज ए एक्सपर्ट इस आइवरमेक्टिन बेस्ड ट्रीटमेंट को, प्रोटोकॉल को तैयार किया और 6 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया। अब एक मेरा वीडियो आया था कि नवंबर पार तो नैया पार, तो मेरा उम्मीद थी कि कोविड का वैक्सीनेशन बहुत अच्छे पेस पे चल रहा है और केसेस भी कम हो रहे हैं, और अक्टूबर नवंबर में काफ़ी त्यौहार थे जिन पे मुझे आशंका थी कि फैल सकता है। दशहरा थी, दिवाली थी, बहुत सारे त्यौहार थे, दिवाली से लेकर छठ पूजा तक। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और 9 नवंबर को साउथ अफ्रीका में पहला जो केस आया, जो बाद में ओमिक्रॉन उसका नाम दिया गया। 26 नवंबर को WHO ने उसको नाम दिया, क्योंकि 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका ने उसकी पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग और रिपोर्ट बना के भेज दी। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में ने जो एक नए वेरिएंट ने दस्तक दी है, और दुनिया चूंकि वर्ल्ड एक स्मॉल विलेज होता है, दुनिया अब वो चीज़ नहीं रह गई कि 7 समंदर पार, अब तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए थोड़ा बहुत असर तो हमारे यहाँ भी आ रहा है और आएगा भी। लेकिन अब चुनौती हमारे सामने है कि ये असर सिर्फ असर रहेगा या लहर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। सर, जैसे देखा जा रहा मतलब जो तरह की रिसर्च आ रही है इसको लेके कि ये डेल्टा वेरिएंट की अपेक्षा 3 से 5 गुना ज़्यादा क्या कहते हैं मारक क्षमता है इसकी, और ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और इसको लेकर ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस पर वैक्सीन कारगर नहीं होगी। क्या ये सब अफवाहों में कोई कोई सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए, वैक्सीन कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो या ओमिक्रॉन हो, इन पांचों में से कोई वेरिएंट हो, वैक्सीन के 2 फायदे हमेशा रहेंगे। आप सब लोग जो हैं वो मतलब इस तरह समझ लेते हैं कि म्यूटेशन हो गया तो एकदम वैक्सीन काम नहीं करेगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2 फायदे वैक्सीन के हमेशा मिलेंगे। एक तो आपको ये मृत्यु से बचाती है, और दूसरा ये गंभीर बीमारी से बचाती है। अब देखिए, इसकी जो एफिकेसी है उस पर एक प्रश्न हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोविशील्ड जो है वो लगभग 80% बचाव करती है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो हमारी हैं। जो मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन है वो 90-95 % तक काम करती हैं। तो ये थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ये कहना कि वैक्सीन बिल्कुल कारगर नहीं होगी, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और इसीलिए मेरा कहना है कि वैक्सीनेशन जिस रफ्तार से चल रहा है वो चलना चाहिए, और जिनका वैक्सीन नहीं लगी है वो पहली डोज लगवा लें, जिनकी पहली लग चुकी है वो दूसरी डोज लगवा लें, और जिन्होंने दूसरी वैक्सीन भी लगवा ली है वो कृपया मास्क ना उतारें। सर, ये पॉलिसी चलती रहे। सर, भारत में एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन हो चुका है, आपने भी इस बात को माना। लेकिन क्या अब जैसे जिनको जो सेकंड डोज लगे 6 महीने से अधिक हो गए, तो उनके लिए बूस्टर डोज का क्या इंतजाम किया जाना चाहिए? नहीं, बूस्टर डोज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। फिलहाल मैं डॉक्टर सूर्यकांत बूस्टर डोज के बिल्कुल खिलाफ। देखिए, ऐसा है कि आपने घर में शुद्ध वायु, शुद्ध पानी और रोटी दाल का तो इंतजाम करें पहले घर चलाने के लिए। आप कह रहे हैं कि फ्रिज में पनीर नहीं है, रसमलाई नहीं है, गुलाब जामुन नहीं है, डबल रोटी नहीं है, पिज़्ज़ा नहीं है, ये सब बात की बातें हैं। पहले आप बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो कर लीजिए, शुद्ध वायु हो, शुद्ध पानी हो और कम से कम दाल रोटी हो।
ऐसे ही हमारे देश में है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगाई। मेरा करबद्ध निवेदन है कि जिन जिन की दूसरी डोज लग गई है वो कृपया दूसरी डोज लगवाएं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है बच्चों का। 18 साल तक के लोगों को एक भी वैक्सीन अभी नहीं लगी है। करीब 44 करोड़ संख्या है। 44 करोड़ उनकी संख्या है। तो देखिए 134-35 करोड़ की जनसंख्या में से अगर आप केवल 90 करोड़ की चिंता करेंगे, 44 करोड़ की चिंता नहीं करेंगे, तो 90 करोड़ को टारगेट बना के तो हम ये फतह नहीं कर सकते हैं। तो दो वैक्सीन अप्रूव हो चुकी हैं। एक जाइकोव डी हो चुकी है सबसे पहले, जो कि 12 से 18 साल के बीच में काम करेगी, और दूसरी कोवैक्सीन की भी पीडियाट्रिक ट्रायल पूरा हो गया है, वो भी डोज अप्रूव हो चुकी है। तो बहुत जल्दी हमको लगता है इस 44 करोड़ को भी हमें वैक्सीनेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े सेगमेंट को अलग रह के भले ही हम पूरे सबको वैक्सीनेट कर दें तब भी हमारा काम नहीं चलेगा। इस पॉपुलेशन को तो हमें वैक्सीनेट करना ही पड़ेगा। तो चुनौती अभी वैक्सीनेशन की है। एक अच्छी खबर मैं शेयर कर दूं, सब लोग बहुत बुरी खबर बता के डराते हैं, तो मैं अच्छी खबर भी आपके दर्शकों को बता दूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अब तक 4 सीरो सर्वे किए हैं। सीरो सर्वे का मतलब एंटीबॉडी कोविड के खिलाफ किस में बन गई, किस में नहीं बनी। अभी जो चौथा सर्वे हुआ था उसमें 7 से 17 साल के बच्चे भी दिए गए थे। अब ओवरऑल जो इसमें सीरो पॉजिटिविटी आई थी उनके सैंपल्स में, वो आई थी 67%, और बच्चों में भी आई थी 57 पर। तो बरसों में, अब देखिए इम्यूनिटी दो ही तरह से होती है, या तो वैक्सीनेशन से होती है या इन्फेक्शन से होती है। तो हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोविड की बीमारी नहीं हुई होगी, लेकिन साधारण संक्रमण हुआ होगा और उन्होंने इम्यूनिटी अच्छी खासी पैदा कर ली है। ये हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि बिना वैक्सीनेशन के भी हमारी बहुत अच्छी जनसंख्या ऐसी है जो इम्यूनिटी प्राप्त कर चुकी है। अब हमें करना क्या है कि जो रह गई है, खासतौर पर जो आपने कहा 44 करोड़ की वो संख्या जो 18 साल से कम की है, तो इसको हमें वैक्सीनेशन करना है। लेकिन एक चीज़, दो छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं वो हमें कभी नहीं छोड़नी है। जैसे हम मिलते हैं तो हमारी आदत है हाथ मिला लेते हैं, और कुछ तो लोग ऐसे हाथ मिलाते रहते हैं कि जैसे पिछले कुंभ में छूटे थे और इस कुंभ में जाके मिले, छोड़ते नहीं हैं हाथ। और दोस्त क्या हाल है, पूरी बात हाथ मिलाते मिलाते कर लेते हैं। तो भाई हाथ मिलाने का मतलब सिर्फ मीटिंग ग्रीटिंग नहीं है। हाथ मिलाने का मतलब है इधर का कोरोना उधर, उधर का कोरोना इधर, इधर का वायरस इधर, इधर का बैक्टीरिया इधर। कोरोना ही नहीं, बहुत सारे संक्रमण जो हैं वो एक दूसरे के आदान प्रदान हो जाते हैं। तो क्या ज़रूरत है भाई हाथ मिलाने की। कोविड के आपने वेव में देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेतन्याहू सब नमस्ते करने लगे, जर्मनी की चांसलर भी करने लगे, रशिया के पुतिन भी करने लगे। तो भाई नमस्ते जब हमारा है भारतीय संस्कृति में, तो हम नमस्ते ही करें। नमस्ते कोई पास से तो किया नहीं जाता, तो 2 गज की दूरी अपने आप हो जाती है। जैसे ही आपने हाथ जोड़े तो अगले वाला भी आदमी रुक जाता है, तो 2 गज की दूरी मेंटेन हो जाती है। फिर जहाँ मौका मिले वहाँ हाथ धोते रहिए, साबुन पानी मिले साबुन पानी से, और सैनिटाइजर मिले तो सैनिटाइजर से, और नहीं तो एक पेपर सोप जेब में रख लीजिए। पानी तो हर जगह मिल ही जाता है। 2-3 घंटे जब आपको लगे हो गए हैं, एक पेपर सोप निकालिए और हाथ धो लीजिए। और मास्क एक ऐसी चीज़ है, जैसे मेरी नज़र कमज़ोर है, मैं चश्मा लगाया हूँ। जैसे कोई 2 व्हीलर से बाहर निकलता है तो हेलमेट लगा लेता है। तो भाई क्या दिक्कत है, अगर मैं तो कहता हूँ कि ये सांस मार्ग का हेलमेट है, तो बाहर निकलिए, जेब में रखिए, क्या दिक्कत है। देखिए ये मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलूँगा ये मास्क लगा लूँगा। तो आप सिंपल सर्जिकल मास्क भी लगा सकते हैं। और मास्क मान लो भूल गए तो गांव वालों के लिए तो बहुत आसान है, गमछा होता है, गमछा की 4 परत लगाइए, मास्क बन गया। लड़कियों के लिए बहुत आसान है, दुपट्टे की 4 परत बनाइए, गमछा मिल गया। मान लीजिए शहरी भाई को भी गमछा नहीं है, दुपट्टा नहीं है आपके पास, तो आपके पास जो रुमाल तो होगा, तो रुमाल निकालिए ऐसे जेब से, और रुमाल निकालते ही, जिसको हैंकरचीफ कहते हैं, रुमाल निकाला आपने और इस रुमाल को बड़ी आसानी से ऐसे किया और ये लीजिए, बन गया आपका मास्क, ये भी तैयार। तो ये कहना अरे हम मास्क लगाना भूल गए थे, मास्क ले जाना भूल गए, तो मैंने आपको 3 विकल्प दे दिए मास्क के। गमछा हो गया, अंगोछा जिसको कहते हैं, लड़कियों के लिए दुपट्टा हो गया, और बाकी के लिए रुमाल हो गया। आप कोई ऐसा कहे मेरे पास गमछा भी नहीं था, दुपट्टा भी नहीं था, रुमाल नहीं था, तो भाई ऐसी सिचुएशन तो बहुत कम आती है। तो और वैसे तो सर्जिकल मास्क हैं, हर जगह मिलते हैं। आप कहीं जाते हुए गलती से भूल जाएं, अभी मैं देखिए एक मंदिर में गया दूसरे प्रांत में, और उन्होंने कहा साहब मास्क, तो मैंने देखा अरे मास्क तो गाड़ी में ही भूला है। तो बगल में बोले इधर आइए, 10 रुपये में मास्क मिल रहा है, 10 रुपये दिए, मास्क ले लगा के चले गए चारों लोग। सर जैसा कि आपकी बातों से लगा कि जो सर्वे हुआ था उसमें करीब 57% बच्चों के अंदर संक्रमण पहुंच चुका है, जो अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से जीत चुके हैं। तो ऐसे समय जब ओमिक्रॉन आ रहा है, अगर वैक्सीनेशन अभी होने में टाइम भी है उन बच्चों का, तो क्या उनको कोई असर कर सकता है? ओमिक्रॉन की 2 चीज़ें हैं।
ओमिक्रॉन पहली बात घातक नहीं है। दुनिया में अब तक सिर्फ एक आदमी ओमिक्रॉन से डेथ हुई है, बस। ये खुशी की खबर है। अब कष्ट की खबर क्या है? कष्ट की खबर है ये कि संक्रामक बहुत है, फैलता बहुत तेजी से है। और डेल्टा वाले वेरिएंट से, जो कि वो भी बहुत तेजी से फैलता था, उससे भी 5 गुना ज़्यादा फैलता है। तो बस हमें, चूंकि हमारी जनसंख्या है वो भी डेंसली पॉपुलेटेड है, तो हम जनसंख्या घनत्व को देखें, जनसंख्या की संख्या को देखें, तो उसके हिसाब से हमें ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लेने पड़ेंगे। यानी घर से निकलिए तो मास्क लगाइए, और मिलिए तो नमस्ते करिए, 2 गज की दूरी बनाइए, और जहां मौका मिले वहां हाथ धोते रहिए। एक और चीज़ बता दें जो नहीं बताते हैं लोग, गलती से मान लो आप ऐसी जगह चले गए जहां पर आपको लगता है कि कोविड होने की संभावना थी, तो घर पे आइए और पानी उबालिए, भाप ले लीजिए। अरे ये भाप नहीं है, फेफड़े का झाड़ू पोंछा है। नाक से लेके और अंदर फेफड़े तक आपका सब झाड़ू पोंछा लगा के साफ कर देती है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, मास्क सिर्फ आपको कोरोना से नहीं बचाता है, मास्क कोरोना से बचाता है, मास्क और दूसरे जो गंभीर संक्रमण हैं जैसे इन्फ्लुएंजा है, निमोनिया है, टीबी है, उनसे बचाता है। मास्क वायु प्रदूषण से बचाता है। मास्क परोक्ष धूम्रपान से बचाता है, यानी बगल वाला सिगरेट पी रहा था, आप उसके बगल में बाय द वे खड़े या बैठे हैं तो मास्क लगाए हुए हैं, तो उससे भी बच जाएंगे। तो वायु प्रदूषण हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे टीबी हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, चाहे कोरोना हो, या आगे चल के भविष्य में कोई दूसरा रोना हो। अभी कोरोना है, हो सकता है 2-4 साल बाद कोई दूसरा रोना आ जाए जिसको कुछ और नाम देगा WHO। तो मेरा कहने का मतलब है, इतनी अच्छी चीज़ कोरोना के बहाने आपको मिल गई है, तो आप उसी तरह इसको रखिए जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, कपड़े पहनते हैं, पर्स रखते हैं, रुमाल रखते हैं, अपना जो घर में बाहर ड्यूटी करने जाते हैं लंच रखते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं तो आप हेलमेट लेते हैं, आप अपना एक बाहर जाते हैं तो ID प्रूफ रखते हैं। ये सब चीज़ें आप रखते नहीं रखते हैं? सब रखते हैं। अरे तो 2-4 मास्क भी जेब में पड़े रहेंगे, अटैची में पड़े रहेंगे, तो क्या दिक्कत है? रखिए। सर, क्योंकि ये साल खत्म होने वाला है, 2022 आने वाला है, तो ऐसे समय एक सवाल ज़रूरी हो जाता है कि वैश्विक स्तर पर और भारत में 2021 में मेडिकल साइंस में क्या बदलाव देखने को मिले? देखिए, दुनिया जो है वो कोरोना के बारे में कुछ नहीं जानती थी, डॉक्टर सूर्यकांत भी कुछ नहीं जानते थे, लेकिन कोरोना के बहाने हमारी ज्ञान की वृद्धि हुई मेडिकल साइंस में। आपको मैं भारत में खास तौर पे बता दूं कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जनवरी 2020 तक, अर्थात 73 सालों में, सिर्फ वायरस की टेस्टिंग की एक लैब थी। उसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे नाम है। आज हमारे पास देश में 3000 से ज़्यादा वायरस की टेस्टिंग लैब हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है 1-2 साल में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कोई वेंटिलेटर नहीं बनता था, कोई PPE किट नहीं बनती थी, कोई N95 मास्क नहीं बनता था। आज हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं N95 मास्क के, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम PPE किट के, और बहुत बड़ी संख्या में हम वेंटिलेटर भी बना रहे हैं। तीसरी बात, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऑक्सीजन प्लांट की कमी पड़ जाएगी, ऑक्सीजन कमी पड़ जाएगी। तो आज देश में प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण आप सोचिए कि देश में बहुत बड़ी संख्या में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 550 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना है, जिसमें 350 इंस्टॉल किए जा चुके हैं। 450 इंस्टॉल किए जा चुके हैं। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी जो 2 साल में हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात जिसके लिए तो हिंदुस्तान को पता नहीं यूनेस्को और यूनाइटेड नेशंस से पुरस्कार मिलना चाहिए, और ये 1 नहीं 2 नहीं, अब तो 3-3 वैक्सीन जो हैं वो हमारे देश ने बना ली हैं। बहुत बड़ी सफलता है ये कि इतने कम समय में, और दुनिया का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये हमारे देश द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी सफलताएं हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में हमने अर्जित की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे अभी डॉक्टर सूर्यकांत, जिन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप लोग पालन करिए, जिससे आप ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच सकते हैं। कैमरामैन आशीष जायसवाल के साथ शाश्वत मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।